Very good morning, students. Welcome you all in my YouTube channel Civil Engineering Gurukul. So this is lecture number 4 of design of slab. In this particular lecture, we are going to discuss the numerical problem of design of cantilever beam. Okay. In last lecture, we have already covered the design criteria of simply supported slab, and up to third lecture I have already covered the basic concept of design of slab. Okay, so अभी तक हम लोग इस लेक्चर में, इससे पहले जो भी लेक्चर्स कंप्लीट किए गए हैं लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 3 तक, उसमें स्लैब के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, और सिंपली सपोर्टेड स्लैब के डिज़ाइन के 2 न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को हम लोगों ने देखा था. ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने चाह रहे हैं कि किस तरीके से कैंटिलीवर स्लैब का डिज़ाइन किया जाता है. ओके, सो लेट स्टार्ट द लेक्चर्स. सो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वन वे कैंटिलीवर स्लैब एंड छज्जा क्या होता है, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है. जैसे कि इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंपली सपोर्टेड स्लैब के न्यूमेरिकल्स के बारे में. ठीक है, तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कैंटिलीवर स्लैब क्या होता है और कैंटिलीवर स्लैब के केसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है डिज़ाइन से पहले. ओके, सो जैसे कि आप स्क्रीन बोर्ड पे देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कैंटिलीवर स्लैब कैंटिलीवर स्लैब्स आर सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट फिक्सिंग. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैंटिलीवर जो स्लैब होता है वो सब्जेक्ट करता है मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को उसके फिक्स एंड पे. सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, द टेंशन डेवलप्ड एट टॉप फाइबर. इसमें जो टेंशन का डेवलपमेंट होता है उसके टॉप फाइबर पे होता है. ठीक है, इसलिए जो रिइंफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं नियर टॉप. जो बेसिक डिफरेंस है सिंपली सपोर्टेड स्लैब या अदर और भी जो स्लैब है उसमें और कैंटिलीवर स्लैब में. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो टेंशन्स डेवलप होता है वो टॉप फाइबर में होता है, जबकि सिंपली सपोर्टेड बीम या और भी जो बीम है उसमें टेंशन डेवलप होता है बॉटम फाइबर में होता है. ये जनरल डिफरेंस है. ठीक है, इसलिए हम कैंटिलीवर स्लैब में जो इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो टॉप फाइबर में करते हैं. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल्सो इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड सफिशिएंट डेवलपमेंट लेंथ एंड काउंटर बैलेंस. इसलिए इसमें ज़रूरी है कि जो हम लोग इसमें सफिशिएंट डेवलपमेंट लेंथ भी प्रोवाइड करते हैं. थर्ड चीज़ है, इट मे बी ascertained by constructing the superstructure on lintel supporting chhajjas or parapet wall over balcony and check the development length must be applied. ठीक है, नेक्स्ट जो है द डिज़ाइन ऑफ छज्जा पोर्ट और बालकोनी इज जस्ट सिमिलर टू वन वे स्लैब. जैसे यहाँ पे देख पा रहे लिखा हुआ है कि छज्जा का डिज़ाइन हो, पोर्ट का हो या बालकोनी का हो. ठीक है, ये उसी तरीके से होता है जैसे कि हम वन वे स्लैब का डिज़ाइन करते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट पोजीशन ऑफ रिइंफोर्समेंट एंड डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया. ये इसका क्या है, एक्सेप्शन है कि हम लोग जो बालकोनी है या जो पोर्क है या छज्जा है उसका डिज़ाइन हम उसी तरीके से करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें नेचर जो निगेटिव मोमेंट जो होता है वो निगेटिव होता है एंड रिइंफोर्समेंट डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया. ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है. बेसिकली आपको ध्यान में ये रखना है कि जो आपका स्लैब होता है, कैंटिलीवर स्लैब जो होता है, कैंटिलीवर स्लैब के केस में जनरली होता है क्या है कि इसमें जो हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं टॉप फाइबर में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन डेवलप होता है वो टॉप फाइबर में होता है, इसलिए हम वहाँ पे रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम और अनदर बीम. ओके, तो चलिए हम ये आपको समझ में आ गया कि वन वे कैंटिलीवर स्लैब्स क्या होता है और छज्जा क्या होता है. जो बेसिकली वन वे कैंटिलीवर स्लैब और छज्जा के डिज़ाइन हम लोग सेम तरीके से करते हैं. ठीक है, तो चलिए एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है जो कि कैंटिलीवर स्लैब पे है उसको हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, सो जैसे कि आप क्वेश्चन को यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं. इस क्वेश्चन में कहा गया है डिज़ाइन अ कैंटिलीवर स्लैब ऑफ 2 मीटर स्पैन. देखिए 2 मीटर स्पैन किया हुआ है, कैरिंग सुपर इम्पोज लोड ऑफ 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सुपर इम्पोज लोड दिया हुआ है 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंक्लूडिंग फ्लोर फिनिशेस. क्या है, फ्लोर फिनिश के साथ में यूज़ M15 कंक्रीट एंड माइल्ड स्टील बार एज रिइंफोर्समेंट. बोला जा रहा है कि यहाँ पे M15 कंक्रीट का यूज़ किया जा रहा है और जो माइल्ड स्टील बार है उसका एज रिइंफोर्समेंट के रूप में यूज़ किया जा रहा है. ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे जो स्पेसिफिकेशन क्वेश्चन से हमें मिल रहा है उसको राइट डाउन करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ स्पैन कितना है, 2 मीटर है। अब देखिए यहाँ पे लाइव लोड प्लस फ्लोर फिनिश, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में गिवन है M15 कॉन्क्रीट है कि जो हमारे कॉन्क्रीट का ग्रेड है M15 दिया हुआ है, तो यहाँ से FCK की वैल्यू आ जाएगी 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट माइल्ड स्टील ग्रेड दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर माइल्ड स्टील कहने का मतलब है कि उसका ग्रेड कितना है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट इसके बाद जो आगे का प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले हम डिज़ाइन कांस्टेंट के वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, डिज़ाइन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखिए डिज़ाइन कांस्टेंट जो है सबसे पहले निकालेंगे MU लिमिट। तो आपको पता है FY 250 के लिए जो हम लेते हैं MU लिमिट की वैल्यू 0.149 FCK BD स्क्वायर, ठीक है। और XU मैक्स की जो वैल्यू लेते हैं ये लेते हैं हम लोग 0.53D, ओके। सो इतना चीज़ तक आप यहाँ तक आपका आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक चीज़ें थी जो कि पहले भी डिस्कस की गई थी, ठीक है। इससे पहले के जो भी डिज़ाइन स्टेप्स थे कैसे किया जाता है, इसमें जैसे हम लोग सिंपली सपोर्टेड स्लैब का डिज़ाइन करते थे, जैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व किए थे, उसी तरीके से यहाँ भी करना है। यहाँ पे कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, बस जनरली जो मेजर डिफरेंसेज है मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एस्टिमेशन ऑफ स्लैब थिकनेस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जो एस्टिमेशन ऑफ स्लैब थिकनेस है D इक्वल टू स्पैन बाई 7 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। आप वहाँ पे जो सिंपली सपोर्टेड स्लैब था वहाँ पे हम लिखते थे स्पैन डिवाइडेड बाई 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर, ठीक है, ये डिफरेंस है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, देखिए सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए जो हम D का वैल्यू लेते हैं तो लेते हैं D इक्वल टू स्मॉल d इक्वल टू स्पैन बाई 20 सिंपली सपोर्टेड स्लैब के केस में। कैंटिलीवर स्लैब के केस में लेते हैं हम लोग D इक्वल टू स्पैन बाई 7। और अगर ये कंटिन्यूस स्लैब रहता है तो हम लोग D इक्वल टू लेते हैं यहाँ पे स्पैन बाई 20। ये कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो IS कोडल प्रोविजन से लिया गया है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्लैब का थिकनेस डिटरमाइन किया है D इक्वल टू स्पैन बाई 7 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन फैक्टर का वैल्यू है, ये मॉडिफिकेशन फैक्टर का जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फॉर FE 250 एज्यूमिंग परसेंटेज ऑफ स्टील 0.5%, मैंने पहले बताया था कि कैसे हम एज्यूम करते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील को टेबल के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम FE 250 लेते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हम लोग मॉडिफिकेशन फैक्टर को देखते हैं। तो ये वैल्यू आपका आता है, और कैसे आता है ये मैंने आपको एक ग्राफ से और एक टेबल से बताया था, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये FE 250 के लिए आपका आता है 0.5% परसेंटेज ऑफ स्टील हमने एज्यूम किया है। एक प्रोबेबल वैल्यू है, उस बीच में हम परसेंटेज ऑफ स्टील को एज्यूम करते हैं। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आता है मॉडिफिकेशन फैक्टर का 1.95 आता है। सो स्मॉल d इक्वल टू स्पैन बाई 7 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। सो मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू 1.95 यहाँ पे पुट करेंगे और हमें स्मॉल d की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखिए जो प्रोसेस है जस्ट लाइक सिंपली सपोर्टेड बीम के जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे स्मॉल d का वैल्यू यहाँ पे स्पैन बाई 7 इंटू MF होता है, जबकि सिंपली सपोर्टेड बीम में स्पैन बाई 20 इंटू MF होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ निकालेंगे, एज्यूमिंग 10 mm बार एंड 20 mm कवर, 10 mm का बार ले रहे हैं और 20 mm का कवर ले रहे हैं। सो कैपिटल D यानी टोटल डेप्थ इक्वल टू स्मॉल d प्लस डेप्थ ऑफ कवर प्लस 5/2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 171.50 mm। और जनरली हम स्पेसिंग कम रखते हैं, ज़्यादा नहीं, सॉरी 171.50 mm हमारा स्पेसिंग आया, तो नियर अबाउट यहाँ पे क्या आ गया 175 mm आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से D अवेलेबल की वैल्यू निकालेंगे, तो कैपिटल D माइनस DC माइनस 5/2 ये सारा वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ रहा है यहाँ पे कितना 150 mm, ठीक है। यानी D अवेलेबल जो है आपका आ गया 150 mm, ओके। अब उसके बाद में हम लोग इफेक्टिव स्पैन की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम में इफेक्टिव स्पैन की वैल्यू को निकालने का दूसरा क्राइटेरिया है, जबकि सिंपली सपोर्टेड में अलग होता था। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सिंपली सपोर्टेड में होता था L+T और L+D, दोनों में जो छोटा होता था उसको हम लोग कंसिडर कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है आपका इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू L इक्वल टू L+D/2, क्या होता है L इक्वल टू L+D/2। L का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर, इस mm में चेंज कर लिए, और D इफेक्टिव डेप्थ है तो 150 आया है, बाई 2 कर दिए, यहाँ पे आगे 2075 mm यानी 2.075 मीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग लोड का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले सेल्फ वेट निकालेंगे, सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, ठीक है। तो आपका जो वैल्यू है ये यूनिट वेट होता है कंक्रीट का 25, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.175 से, तो ये आपका आ जाएगा 4.3 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। उसके बाद सुपर इम्पोज लोड, तो यहाँ पे लाइव लोड प्लस
फ्लोर फिनिश का लोड दिया हुआ है 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे ये वैल्यू, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर। टोटल वेट हो गया, दोनों को जोड़ दिए हम लोग। फैक्टर लोड के लिए क्या करते हैं हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया फैक्टर लोड। उसके बाद निकालेंगे हम फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो आपको पता है जैसे कि कोई कैंटिलीवर बीम में है उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, एक्सेट फिक्स है, इस टाइप से है, इस टाइप से है। तो मैंने आपको बताया था कि कितना यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आता है फिक्सिंग पे, WL²/2, जहाँ पे W क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है। तो यही चीज़ यहाँ पे किया गया है, चूँकि यहाँ पे फैक्टर लोड लेना है और यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ लेना है, ठीक है। तो WD की वैल्यू यहाँ पे और LE की वैल्यू पुट की गई है, उसको सॉल्व किया गया है, 22.22 किलो न्यूटन मीटर ये वैल्यू आ गया है, ठीक है। तो ये आपका आ गया फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट्स, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कहीं कोई डाउट्स नहीं होगा आपको, ठीक है। सो आगे हम देख लेते हैं मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको पता है मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू इस कंडीशंस के लिए, जैसे मैंने बताया कि क्या कैंटिलीवर बीम है, एक साइड फिक्स है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो W इंटू एल होता है, ओके। सो W इंटू एल होता है तो WD इंटू एल होगा, ठीक है। WD इंटू एल, WD की वैल्यू और L की वैल्यू पुट की गई, यहाँ से 22.22 किलो न्यूटन आ गया फोर्स। फिर हम रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ एंड ओवरऑल थिकनेस के लिए इक्वेट करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स को MD के बराबर। तो यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो ये आपका वैल्यू होता है 0.149 FC के BD² मैक्सिमम, और MD की वैल्यू हमें आई है 22.22 किलो न्यूटन आया था, 22.22 सॉरी, तो ये आपका किलो न्यूटन मीटर आया था, तो MM में चेंज कर दिया, हमने 10⁻6 से क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए इसको, ठीक है। तो ये आपका आ गया, जैसे कि आपका ऊपर में वैल्यू आया है, आप देख सकते हैं यह आया था 22.22 किलो न्यूटन मीटर आया था, इसलिए हम उसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई करके MM में चेंज कर दिए, बस वही चीज़ है और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आ गया। उसके बाद में आप देखें यहाँ सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू आ गई 99.70 mm। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई है 99.70 mm, जो कि 150 से कम है, यानी कि हमारा क्या है जो कंडीशन है, जो हम सेव, जो हमारा डिज़ाइन क्राइटेरिया है उस सेफ है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे हम यहाँ पे स्मॉल d की वैल्यू 150 mm, कितनी 150 mm, और कैपिटल D की वैल्यू 175 mm। उसके बाद हम एरिया एंड स्पेसिंग ऑफ मेन स्टील की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था AST की वैल्यू निकालने के लिए 0.45 FC के बाई FY ब्रैकेट ऑन 1 माइनस अंडर 1 माइनस 4.6 MU डिवाइडेड बाई FC के BD², ठीक है, इंटू BD। ये आपको AST निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसके अलावा और भी कैसे निकालते हैं, हमने जो सिंपली सपोर्टेड बीम के न्यूमेरिकल्स थे उसमें मैंने डिस्कस किया था। सो इस वैल्यू को सारे नॉन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, FCK की वैल्यू, MU की वैल्यू, यहाँ पे B की वैल्यू और DA² की वैल्यू, सारी वैल्यू को पुट करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे ब्रेथ कितना लेते हैं 1 मीटर, यानी कि 1000 mm लेते हैं, इसलिए B की वैल्यू वहाँ पे 1000 ली गई है। बाकी वैल्यू जो कैलकुलेट किया उस वैल्यू को पुट करेंगे, ST की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्पेसिंग ऑफ हम निकालेंगे यहाँ पे 12 mm डायमीटर बार्स, ठीक है। तो 12 mm का जो डायमीटर का बार है उसके लिए हम स्पेसिंग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे स्पेसिंग, तो 1000 इंटू AFI डिवाइड बाई AST, और 12 mm का जो डायमीटर का बार है उसके लिए हम FI की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकालेंगे, π/4 इंटू 12 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका करस्पॉन्डिंग में 113.10, ठीक है। नेक्स्ट AST की वैल्यू अभी निकाले हैं 742.7, इस वैल्यू को रखेंगे 152.28 आ जाएगा आपका क्या स्पेसिंग की आपकी वैल्यू आ जाएगी, ओके। सो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो 152 कितना आ गया 8 mm, ठीक है। ये आपका आ गया स्पेसिंग। देखिए हम लोग नियर अबाउट 152.8 है, यानी कि 150 mm के क्रॉस में हमने क्या की है स्पेसिंग को ले लिए। अब देखिए मैंने बताया था जो मेन रिइंफोर्समेंट है उसका मैक्सिमम स्पेसिंग के क्राइटेरिया क्या था 3D और 300 mm, विच एवर इज लेस, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू 150 आ जाएगा, समथिंग आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 450 आ जाएगा, और 300 mm, इसमें से 300 mm क्या है कम है सबसे, तो यहाँ पे हम लोग 150 mm को कंसिडर कर लेंगे। ये आपका आ जाएगा वैल्यू 150 mm। तो S की वैल्यू जो S मैक्स से कम है, प्रोवाइड 12 mm डायमीटर बार एट द रेट ऑफ 150 mm सेंटर टू सेंटर। तो एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड कर देंगे हम लोग कितना 1000 इंटू FI बाई S। तो 1000 और इंटू FI की वैल्यू आपकी ये आई है और S की वैल्यू 150 ली है, तो आपका आ गया 754 mm स्क्वायर। उसी तरीके से हम लोग डिफ्लेक्शन को चेक करेंगे, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लोग
डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को चेक करते थे उसी तरीके से यहाँ पे भी चेक करेंगे, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया है, उसको हम लोग चेक कर लिए सेम तरीके से जैसे हम लोग करते थे। उसके बाद स्टेप नंबर 9 में जाएंगे तो एरिया एंड स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टिल निकालेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि आपका यहाँ पे क्या है 250 है, या फिर 250 इसलिए क्या होता है 0.15% ऑफ BD। तो ये वैल्यू को यहाँ पे पुट किया गया है सीरियल नंबर 9 में। तो यहाँ पे अब डिस्ट्रीब्यूशन बार है, उसका स्पेसिंग 6 mm लिया गया है, आपका इसका डायमीटर ऑफ बार डिस्ट्रीब्यूशन बार का। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है उसमें पुट किया गया है। ये एक्चुअली में ये जो आप FID देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार का, ये क्या है डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है आपका उसका ये दिया हुआ है वैल्यू, है ना। जब आप 6 mm रखेंगे, जब आप FID निकालेंगे, इसका कहने का मतलब है π/4 × 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 28.27, और जब ST की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी 107.69 mm। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा ST का वैल्यू, यानी कि जो स्पेसिंग है डिस्ट्रीब्यूशन बार का। और मैंने बताया था मैक्सिमम स्पेसिंग का क्या क्राइटेरिया है 5D और वर्ड 450 mm, जो कि कम होगा। तो यहाँ पे हम सब सॉल्व करेंगे तो इस तीनों में से जो कम आएगा आपका 100 mm आया है सबसे कम, तो ये आपका प्रोवाइड 6 mm एट दी 100 mm सेंटर टू सेंटर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। उसी तरीके से स्पेस 10 में हम चेक शेयर करेंगे। शेयर के लिए मैंने बताया था कैसे क्राइटेरिया है। शेयर के लिए और डेवलपमेंट लेंथ के लिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि शेयर का चेक और डेवलपमेंट लेंथ का मैंने पहले के वीडियोस में ऑलरेडी जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था मैंने बता दिया था। तो आपका स्टेप नंबर 10 में स्किप करूँगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है सेम है जैसे कि मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो 10 नंबर भी जो प्रोसेस है शेयर के लिए चेक करना है। फिर शेयर के लिए चेक करने के बाद उसके बाद हम जाएंगे डेवलपमेंट लेंथ के लिए चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे ये भी पहले आपको बताया जा चुका है चैप्टर्स के अंदर में, तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। ओके, सो लास्ट स्टेप नंबर 10 था। यहाँ पे डिस्कस करने के बाद जो भी कंडीशंस है वो सेफ होना चाहिए। आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि शेयर में और डेवलपमेंट लेंथ में कैसे सेफ होता है, ये मैंने बताया था, और इसकी PDF मैं प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ पर आप इसको देख लेना। ओके, सो यहाँ पर रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग दिखाया गया है आप सीरियल नंबर 11 में। तो ये रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग से दिखाया हो कि आपका मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या क्या है, वॉल थिकनेस कितना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हुई है। सो दिस इज़ एंड पार्ट ऑफ माई वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। गॉड ब्लेस यू ऑल।